हेलो फ्रेंड्स, लेट्स कंटिन्यू आवर इंटरनेशनल बिजनेस लेक्चर। तो दोस्तों, अब हम इसमें समझेंगे कि लॉ के टाइप्स है ना, डिफरेंट लीगल सिस्टम। सबसे पहला क्या आ रहा है? कॉमन लॉ। देखो, इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्या है पढ़ने का कि हम पहले अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम या फिर कितने टाइप की पॉलिटिकल सिस्टम है वो समझ लें, कितने टाइप के लीगल सिस्टम हो सकते हैं वो समझ लें, फिर उसके बाद उससे रिलेटेड क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। अब एक बात बताओ, कोई लॉ है ऐसा जो सालों से पहले 100 साल पुराना कोई लॉ है वो आज चलता आ रहा है, तो लेकिन आज का तो बिजनेस मॉडल चेंज हो चुका है। क्या 100 साल पुराना लॉ आज जस्टिस कर पाएगा आज के बिजनेस के साथ? नहीं कर पाएगा। आज से 100 साल पहले लॉ बना था कि भाई कोई बंदा अपना बिजनेस अपने एरिया के बाहर नहीं कर सकता, लेकिन आज का तो बिजनेस मॉडल क्या है, एरिया तो छोड़ो, हम तो दूसरे देश में जाके अपने बिजनेस करने की बात कर रहे हैं। समझ रहे हो? तो अब ऐसे किस टाइप के लॉज हैं, कितने टाइप के लॉ हैं, और कहाँ कहाँ किस किस कंट्री में कौन कौन से लॉ प्रिवेल करते हैं, अगर हमें ये इसका थोड़ा बहुत आइडिया रहेगा तो हमें अपने बिजनेस को करने में हेल्प होगी। अब जैसे मेरे कुछ फ्रेंड लोग हैं जो यूएस में बिजनेस सेटअप कर रहे हैं या फिर यूके में कर रहे हैं, तो वो उन वहाँ के लॉ सिस्टम को, लीगल सिस्टम को, वहाँ के इकोनॉमिक सिस्टम को जब तक नहीं समझेंगे, उनको आइडिया नहीं होगा, तो उनका बिजनेस कैसे वहाँ पे सक्सेस होगा। तो देखो, कॉमन लॉ में क्या है कि इंग्लैंड ने कई साल पहले लॉ बना दिया। ठीक है। अब इंग्लैंड क्या करता था? इंग्लैंड एक ऐसा देश है जिसने पता नहीं ज़्यादातर देशों को गुलाम बनाया अपनी पॉलिसी, अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से, और वो जहाँ जहाँ जाते गए वहाँ वहाँ उन्होंने कानून बनाए। हमारे देश में भी कई कानून ऐसे हैं आज भी जो अंग्रेज़ों ने बनाए थे, चल रहे हैं वो कुछ कानून ऐसे भी हैं। तो वो क्या करते थे, ये है ना, कॉमन लॉ बना देते थे। एक जगह देखा उन्होंने कि हाँ भाई, पहले इन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया, इस पर सक्सेस मिल गई, तो वो फॉर्मर कॉलोनीज जितनी भी होती थी, जो ब्रिटेन के कॉलोनीज होते थे, वहाँ पे वो सारे के सारे लॉ इम्प्लीमेंट कर देते थे। तो पुराने सिस्टम पे कॉमन लॉ को वो कॉमन लॉ उन्होंने डेवलप कर लिया कि यार ये इस लॉ के बेस पे यहाँ पे ये सक्सेस मिली है, इस लॉ के बेस पे यहाँ पे ये सक्सेस मिली है, तो ये एक कॉमन लॉ सिस्टम हो गया। हर जगह जो है यही लॉ इम्प्लीमेंट कर दो। तो ये ज़्यादातर इंग्लैंड ने ऐसा किया। तो वही सारी चीज़ें हैं यहाँ पे पूरे के पूरे कॉमन लॉ में बताने की कोशिश की है कि भाई कॉमन लॉ जो है वो एक बार कहीं पे रिसर्च करके, एनालिसिस करके डिटरमाइन किया कि भाई ये लॉ है, इस सिचुएशन के लिए ये लॉ है, इस सिचुएशन के लिए ये लॉ है, अलग अलग सिचुएशन के लिए अलग अलग कानून बना दिए, अलग अलग रूल्स बना दिए, अलग अलग प्रोसीजर बना दिए, और उस प्रोसीजर पे सक्सेस मिली वहाँ पे, तो फिर इम्प्लीमेंट कर दिया यार इसी को हम कहीं और भी इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, और वहाँ भी इसको हम प्रैक्टिस, तो जहाँ पे हम कहीं और इम्प्लीमेंट करने की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे के लिए क्या, यहाँ के लिए क्या हो जाएगा, ये कॉमन लॉ हो जाएगा, और ऐसे को हम क्या बोलते हैं, कॉमन लॉ। ठीक है, एक बार आप इसको रीड आउट कर लेना। नाउ सिविल लॉ। अब सिविल लॉ क्या है, इन्होंने एक बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस, बहुत सारे प्रोसीजर्स को कोड्स में, कोड्स बना दिए। कोड 1, कोड 2, कोड 3 या कोड 4, जो भी है, अलग अलग कोड्स बना दिए, और फिर उसके बेस पे वहाँ के कोर्ट्स ने कोई जजमेंट दिया, या कोर्ट ने कोई मैटर कोर्ट पे के पास गया और कोर्ट ने जजमेंट दे दिया, फिर वो अलग अलग जजमेंट जो है वो अलग अलग लॉ बनते चले गए। तो देखो फिलहाल क्या है, मोर देन 80 कंट्रीज इंक्लूडिंग जर्मनी, फ्रांस, जापान, रसिया, वो सिविल लॉ सिस्टम को फॉलो करते हैं। कॉन्सेप्चुअली सिविल लॉ प्रोसीड्स फ्रॉम एब्स्ट्रैक्शंस। एब्स्ट्रैक्शंस क्या होते हैं? कोई प्रॉपर सेट ऑफ रूल्स नहीं होता, ये छोटे छोटे पार्ट्स कहीं ना कहीं से किसी न किसी लॉ से निकले होते हैं, और उसको जो फॉलो करते हैं उसको एक कोड बना देते हैं। कोड के फॉर्म में या जजमेंट के फॉर्म में जब वो चीज़ आ जाती है तो उसी को बोलते हैं फॉर्मुलेट जनरल प्रिंसिपल्स। एक जनरल प्रिंसिपल फॉर्मुलेट कर लिया। डिस्टिंग्विश सब्सटेंसिव रूल एंड प्रोसीजरल रूल, कि भैया प्रोसीजरल रूल कुछ और होंगे, इम्प्लीमेंट वाले रूल अलग होंगे, किसी कानून को बनाने का रूल अलग होगा। तो बेसिकली सिविल लॉ क्या है,
वो जैसे जैसे वहाँ की ज़रूरतें होती गई वैसे वैसे कोड्स बनाते गए, वैसे वैसे डिसीजंस आती गई, उस डिसीजन के बेस पे एक रूल फॉर्मुलेट करते चले गए, और वही रूल क्या बनता चला गया, लॉ बनता चला गया। ठीक है, अब इसमें इन्होंने बता दिया 7th सेंचुरी में क्या होता था, 6th सेंचुरी में क्या होता था, 18th सेंचुरी में क्या होता था, पूरा का पूरा ये हिस्ट्री है, कोई कॉन्सेप्चुअल चीज़ इसमें नहीं है समझाने के लिए। तो आप सिर्फ इसको रीड करोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद जो चैप्टर है वो पूरा का पूरा बिजनेस से रिलेटेड है, अपने कॉमर्स से रिलेटेड है, उसमें समझाने वाली चीज़ें होंगी। अब ये है थ्योरेटिकल लॉ, सॉरी थियोक्रेटिक लॉ। थियोक्रेटिक ये क्या है? थियोक्रेटिक लॉ होता है कि जैसे किसी धर्म के आधार पे कोई कानून बना देना। हिंदू अगर डिमांड करेंगे कि हिंदू के लिए हिंदू वाले लॉ होने चाहिए, जैसे हिंदुओं में शादी हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से होती है, हिंदू के लॉ के हिसाब से होती है, ऐसी इस्लाम कंट्रीज़ जो हैं या मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो अपने हिसाब से लॉ है, या उनके अपने लॉ भी हैं, उनके अपने लॉ के हिसाब से चीज़ें चल रही हैं, लॉ के हिसाब से चीज़ें इम्प्लीमेंट हो रही है उनकी सोसाइटी में। हमारे यहाँ हमारे अगर कोई किसी भी जगह पे अगर धार्मिक कानून के हिसाब से या धार्मिक ग्रंथों के हिसाब से धार्मिक आधार पे अगर कोई कानून बनाया जा रहा है, उसी को बोलते हैं थियोक्रेटिक लॉ। तो अब उनमें यही बताया गया इस्लामिक लॉ के बारे में, हिंदू लॉ के बारे में, जेविश लॉ के बारे में, पूरा का पूरा कैसे इस्लामिक लॉ कुरान को फॉलो करते हैं। हम अपनी गीता की बात करते हैं, है ना, उनके लिए जैसे हमारे लिए गीता है वैसे ही वो कुरान है। तो जैसे सिख की बात करते हैं तो अपने वेदों की पूजा करते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब हैं। तो जब इन सब चीज़ों को आप फॉलो करते हो, इसके बेस पे कानून बनाए जाते हैं, तो आप उसको थियोक्रेटिक लॉ बोल सकते हो। अभी हमने अलग अलग लॉ देख लिए, लेकिन अब इससे रिलेटेड रिस्क भी तो हैं। अब एक बार रिस्क क्या होगा यार, पुराने 100 साल पुराना एक कॉमन लॉ चलता आ रहा है, उसे हम आज इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे तो बिज़नेस के लिए फिजिबल नहीं रहेगा। ठीक है, जैसे हम अगर धार्मिक लॉ की बात करें, धार्मिक के बेस पे लॉ बनाएं, तो हो सकता है किसी धर्म में ऐसा कुछ लिख दिया हो कि भाई जिसमें आप ये बिज़नेस नहीं कर सकते, ये बिज़नेस नहीं कर सकते, वैसे बिज़नेस नहीं कर सकते, तो बिज़नेस ही नहीं चलेगा अगर उस कंट्री में वो धार्मिक लॉ अप्लीकेबल है तो। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि देखो स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स हो जाते हैं जहाँ पे ऐसे केसेस में डैमेज होने के, जो कि भाई कंप्लाइंस अगर नहीं कर पाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा डैमेज भरना पड़ेगा। मान लो ये बिज़नेस मना है किसी धार्मिक ग्रंथ में और आपने कर लिया, हो सकता है आपको भी सज़ा मिल जाए, आपके बिज़नेस को तो बंद कर ही देंगे। लैक ऑफ वेल इस्टेब्लिश लॉ, जहाँ पे अच्छे से बिज़नेस लॉ एस्टेब्लिश नहीं होते वहाँ पर बिज़नेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमने कोई फॉर्मूला डेवलप किया, उसे बचा के रखना है। आप लोगों ने बिजनेस लॉ में पढ़ा होगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। बताओ, ये पुराना एक्ट है, लेकिन उस टाइम भी एक्ट ऐसा बनाया गया था 1872 में कि आज भी फिजिबल है इन सब बातें जो वहाँ पे लिखी गई हैं बिजनेस टर्म से। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, है ना। तो ये सब बिजनेस से रिलेटेड एक्ट बनाया गया। कंपटीशन कमीशन एक्ट, कंपटीशन कमीशन एक्ट जो बोलती है कि भाई कंपटीशन को हार्म नहीं होना चाहिए, कंपटीशन को सेफ गार्ड के लिए। तो ऐसे ऐसे बिजनेस लॉ जब तक नहीं बनेंगे तब तक किसी भी बिजनेस को सेटअप करने में दिक्कत होगी। तो कॉमन लॉ है या फिर ये अपना थियोक्रेटिक लॉ है, ऐसी चीज़ों में दिक्कत आती है। अब आगे चलते हैं। कल्चरल एनवायरनमेंट। कल्चरल एनवायरनमेंट भी बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी सोसाइटी में वहाँ का खाना पीना, वहाँ का पहनावा, वहाँ का थॉट प्रोसेस। जैसे मैंने अभी वेस्टर्न कल्चर बताया था, हमारे इंडियन कल्चर की बात कर रहा था, तो यहाँ पे इंडियन कल्चर ज़्यादा हैवी रहेगा क्योंकि हम लोग कई सालों से अपने पुराने कल्चर को, तो ऐसे में अगर वेस्टर्न कल्चर आएगा या वेस्टर्न कल्चर से रिलेटेड बिजनेसेस होंगी तो उनको थोड़ी सी परेशानी होगी, बट हम लोग ईजिली अडॉप्ट कर लेते हैं हर चीज़ को। तो यहाँ पे वेस्टर्न कल्चर को शहरों में ज़्यादा अडॉप्ट किया जा रहा है, अभी भी गांव और में वेस्टर्न कल्चर इतना नहीं अडॉप्ट हो रहा है। तो वहाँ पे अभी भी आप जाओगे गांव और में तो आपको वहाँ का कल्चर दिखेगा, वहाँ का खाना पीना, वहाँ का बोलचाल, पहनावे में वो चीज़ नज़र आएगी। बट जैसे जैसे शहरों की तरफ जाते जाओगे तो वहाँ पे जो कल्चरल एक तरीके से अपना कल्चर भूल के हम
वेस्टर्न कल्चर या अदर कल्चर की तरफ अट्रैक्ट ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखता है। और हमें ऐसा लगता है हमारे हमारे पुराने कल्चर में या हमारे अपने कल्चर में बहुत सारी कमियां हैं, जबकि हम अपने कल्चर को जानने की ही कोशिश नहीं करते हैं। और बिना जाने या आधे अधूरे ज्ञान से कोई कैसी बातें करेगा, कोई क्या करेगा, वो तो आप समझ सकते हो। जब तक आपको किसी चीज़ के बारे में, किसी विषय के बारे में किसी प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी, तो दिक्कत तो आने ही वाली है। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि आपने या मैंने भी कल्चर को समझने के लिए कोई किताब पढ़ी हो या कोई ग्रंथ पढ़ लिया हो, ऐसा कुछ किया हो। बट ईजिली हम अपने ही कल्चर में प्रॉब्लम्स निकाल देते हैं। सुनी सुनाई बातें, देखी दिखाई बातें, दो चार चीज़ें देख ली, दो चार एग्जाम्पल ले लेते हैं अपनी चीज़ों को प्रूफ करने के लिए। बट ये सब चीज़ ठीक नहीं है, हमें प्रॉपर नॉलेज लेनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कल्चरल एनवायरनमेंट में ऐसी चीज़ें हैं कि भाई वेस्टर्न कल्चर, इंडियन कल्चर, जो जहाँ का कल्चर होगा वो उसको प्रमोट करने की कोशिश करेगा। लेकिन कोई ऐसा कल्चर जो वहाँ के लोकल कल्चर को बर्बाद कर दे, तो वहाँ पे उसका उस कल्चर से रिलेटेड सारा बिजनेस आगे बढ़ेगा। तो इसमें ना अब वही हिस्ट्री बताई है कि 1954 में कैसा कल्चर था, 1982 में क्या था, वहाँ पे रिलीजियस रिचुअल्स क्या हुआ करते। एक बात बताओ, हमारे यहाँ हम दिवाली बहुत धूमधाम से मनाते हैं। तो सोचो, दिवाली सिर्फ एक त्यौहार नहीं है, उस त्यौहार से रिलेटेड जितने भी व्यवसाय हैं, जितने भी बिजनेसेस हैं, उनके लिए वो कितना खुशी का दिन होता होगा, कितनी खुशी वाली बात होती होगी कि यार इसमें हमारी जो सेल है वो बहुत ज़्यादा होगी। अब दिवाली एक हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर धर्म के लिए वो त्यौहार हो, लेकिन बिजनेस तो वो सबको दे रहा है। तो वो हमारा कल्चर है, या कल्चर से रिलेटेड वो फेस्टिवल है। ऐसे ही बहुत सारे त्यौहार हैं। ईद की बात कर लेते हैं, ईद में लोग नए नए कपड़े पहनते हैं, एक दूसरे को मिठाई बांटते हैं। तो सोचिए कि जो कपड़ों का बिजनेस है या अपने स्वीट्स का बिजनेस है, तो वो उसका प्रमोशन हो जाता है। तो कल्चर डिसाइड करता है वहाँ का बिजनेस एनवायरनमेंट। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कल्चर की, पूरा का पूरा नॉन बिजनेस टॉपिक्स है, ये कॉमर्स रिलेटेड ज़्यादा टॉपिक्स है नहीं। शायद आपको ऐसा लग भी रहा होगा कि मैं अच्छे से नहीं समझा पा रहा हूँ, बट मैं कोशिश कर पा रहा हूँ ताकि ईजी लैंग्वेज में आपको ये सब चीज़ें समझा दूँ, क्योंकि पूरी तरीके से ये थियोरिटिकल चीज़ें हैं। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर, देखो कल्चर क्या है। कल्चर इज़ लर्नड, उसको सीखा जा सकता है, शेयर किया जा सकता है, एंड ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, और एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। मान लो कि अब जैसे बचपन से हमें याद है कि जब हम लोग घर से बाहर निकलते थे, तो दादी के, दादा के, मम्मी पापा और के पैर छू के आशीर्वाद लेके निकलते थे। बचपन से वो चीज़ हमें सिखाई गई। तो जैसे जैसे हम बड़े हुए, तो हमने वही चीज़ अपने भाइयों को भी सिखाई, है ना। फिर वो जो कोई नए फैमिली मेम्बर ऐड हुए फैमिली में, तो उन्होंने भी ये प्रोसेस देखा या उन्होंने भी ये देखा। तो धीरे धीरे वो चीज़ जो सीखी सिखाई थी, या जैसे आज भी हम ऑफिस जाते हैं, तो अब दादी नहीं रही हमारे साथ, लेकिन आज भी दादी से आशीर्वाद लेके उनकी जो फ़ोटो है, या जो भी हमारी मान्यता है या हमारी जो श्रद्धा है, वहाँ पे दादी से आशीर्वाद ले लेते हैं। आज भी हमें फ़ील होता है कि हाँ, हम दादी से आशीर्वाद लेके बाहर निकल रहे हैं। ऐसे ही मम्मी पापा से आशीर्वाद लेना एक मतलब एक कल्चर है जो आप डेवलप कर सकते हो, सिखा सकते हो, शेयर कर सकते हो। और दूसरी जनरेशन को, कोई छोटी सी बच्ची है हमारे घर में, तो वो भी अब वो फॉलो कर रही है कि हाँ, अगर कोई घर से बाहर जा रहा है, दादा दादी बाहर जा रहे हैं, तो उनसे आशीर्वाद लेना है। नहीं, तो अब ये तो यार बिजनेस से रिलेटेड है नहीं, लेकिन ठीक है। कल्चर कैन बी पास फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन, वही चीज़ें पेरेंट्स अपने चिल्ड्रन को सिखाते हैं, सोसाइटी सिखाती है, स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप सिखाते हैं, गवर्नमेंट, स्कूल, चर्च, ये सब हमें ये सब सिखाते हैं। कल्चर इज मल्टी डायमेंशन, कंसिस्टिंग नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट दैट आर इंटरडिपेंडेंट। कल्चर में क्या होता है, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक दूसरे पे डिपेंड होती हैं, और ये कल्चर ही है जो हमें जोड़ के रखती है, जो हमें एहसास दिलाती है, या एकता का भाव हमारे अंदर पैदा करती है। तो यही सारे करेक्टरिस्टिक्स हैं कल्चर के। नाउ अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ कल्चर। अब स्टडी ऑफ कल्चर को क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। अब देखो, एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच, एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच। अब ये
कल्चर को पढ़ना हमें सिखाने की बात कर रहे हैं कि अगर हम किसी कल्चर को सीखना चाहें, जानना चाहें, तो उसके लिए पहला अप्रोच क्या है? एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच। अब इसमें देख लेते हैं क्या। कल्चर कैन बी डीप सीटेड एंड इनटू द अनट्रेंड कैन अपियर बिजर। जब आप किसी चीज़ को नहीं सीखे रहोगे, ट्रेनिंग नहीं रही होगी, तो आप उस कल्चर को फॉलो भी नहीं कर सकते। द मुस्लिम कल्चर ऑफ कवरिंग द फीमेल फॉर्म मे बी एलियन टू दोज कल्चर्स विच ओपनली फ्लॉन्ट द फीमेल फॉर्म। अब यार ये सब चीज़ें ना बिल्कुल ही वैसे डाल दी गई है कि भाई कहीं पे फीमेल के साथ क्या होता है, कि भाई फीमेल को कैसे ट्रीट करते हैं, किसी बच्चों को कैसे ट्रीट करते हैं। तो ये सब हमारे लिए इतना ज़्यादा, बस थोड़ा सा बस नाम जान लो, एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच है। उनकी अपनी बिलीव्स होती हैं कि हाँ, उनकी अपनी मान्यता है, उनके अपने मोटिव्स हैं कि हम किसी के साथ कैसे ट्रीट करें। तो कहीं पे हम किसी देश के ऐसे कल्चर को पढ़ेंगे जहाँ पे देखेंगे यार महिलाओं के साथ तो ये सब सही नहीं हो रहा है, तो हमें अजीब लगेगा ना। वही लिखा है अपियर्स बिजेर। बिजेर मतलब क्या होता है? अजीब लगना। ठीक है। एक है मैस्लो अप्रोच। इसमें क्या है? मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स गिव अ यूजफुल एनालिटिकल फ्रेमवर्क। मैस्लो हाइपोथेसिस दैट पीपल डिजायर्स कैन बी अरेंज इनटू हायरार्की ऑफ नीड्स ऑफ रिलेटिव पोटेंशियल। मतलब कि भाई लोगों की जो भी डिजायर्स हैं, लोगों की जो भी डिजायर्स क्या हो सकती है? फूड, वाटर, एयर, कंफर्ट, खाना पीना, आराम से रहना, तो उसी को रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन्होंने एक कल्चर डेवलप किया। और ऐसा कल्चर डेवलप किया कि जिस कल्चर को फॉलो करने में सबकी डिजायर्स पूरी हो, वो है मैस्लो अप्रोच। तो यहाँ पे अफ्रीका कंट्री में ये सब चीज़ें हैं। द सेल्फ रेफरेंस क्राइटेरियन। सेल्फ रेफरेंस क्राइटेरियन ये है परसेप्शन ऑफ मार्केट नीड्स कैन बी ब्लॉक बाय वंस ओन कल्चरल एक्सपीरियंस। भाई किसी भी मार्केट पे, किसी बिजनेस पे कल्चरल इफेक्ट तो आएगा ही आएगा। आप ये सोचो ना कि आप एक ऐसे समुदाय के बीच में अपना बिजनेस कर रहे हो और ऐसे टाइप का बिजनेस कर रहे हो, मान लेते हैं, जो उस समुदाय में उस चीज़ का उपयोग करना मना है, उस धर्म में उस चीज़ का उपयोग करना मना है, उसके कल्चर में उस चीज़ का उपयोग करना मना है, तो क्या आपका बिजनेस चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। तो वही चीज़ें जो ब्लॉक करती हैं खुद के कल्चरल एक्सपीरियंसेस। तो ऐसे में आपको प्रॉब्लम और गोल्स क्या हैं, क्या हैबिट्स है, क्या नॉर्म्स है लोगों के, क्या वहाँ का फॉरेन कल्चर ट्रेड्स है, हैबिट्स, वो बनाना पड़ेगा। हो सकता है आपको यूएस के लिए कुछ ऐसे कपड़े बनाने जो हमारे देश में नहीं चलते भाई, तो लेकिन जो हमारे देश में जो कपड़े यूज़ होते हैं वो वहाँ नहीं चलते, तो आपको वहाँ का कल्चर, वहाँ का ट्रेडिशन जानना ही पड़ेगा अगर वहाँ बिजनेस करना है। तो बनाओ कपड़े ऐसे, लेकिन वो कपड़े वहाँ बेचो, यहाँ नहीं बिकेंगे। ठीक है। तो वही सारी चीज़ें इसमें। नेक्स्ट है डिफ्यूजन थ्योरी। अब ये डिफ्यूजन थ्योरी है कि न्यू इनोवेशन आर डिफ्यूज्ड इन अ सोसाइटी। मतलब कोई नए नए प्रयोग हुए, नया नया रिसर्च हुआ, नया नया इनोवेशन आया, और नए नए इनोवेशन से जो सोसाइटी है उसके अंदर बदलाव आते चले गए। बदलाव मतलब हमारे सोसाइटी में तो बहुत चेंजेस हुए हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो पुराने सोसाइटी में ठीक नहीं थी, जिसे हमने करेक्ट किया है। तो डिफ्यूजन थ्योरी ये बोलती है कि भैया इनोवेशन और सर्च करते करते या नई नई चीज़ें डेवलप होते होते सोसाइटी की नीड्स, सोसाइटी की चीज़ें, सोसाइटी की बिलीव्स, या सोसाइटी जो एडॉप्ट कर रही हैं चीज़ें, वो चेंज होती जा रही हैं, और चेंज होने की वजह से एनवायरनमेंट भी चेंज होगी। अब क्या है? हाई एंड लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर। हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर क्या होगा? कॉन्टेक्स्ट इज एटलीस्ट एज इम्पोर्टेंट एज व्हाट इज एक्चुअली सेड। मतलब जो बोला गया है, जो कॉन्टेक्स्ट है, जो कोई किसी कल्चर में चीज़ें हैं, क्या वो फॉलो की जा रही है, नहीं की जा रही है। व्हाट इज़ नॉट बीइंग सेड कैन कैरी मोर मीनिंग देन व्हाट। जो कहा गया है क्या उसी के बराबर उसकी वैल्यू है? क्या उसको फॉलो कर किया जा सकता है? ऐसा तो नहीं कि भाई कहने को तो बहुत कुछ बोल दिया लेकिन फॉलो करना बहुत मुश्किल है। फोकस ऑन ग्रुप डेवलपमेंट। जापान, सऊदी अरबिया के एग्जांपल्स हैं। वहाँ का कल्चर काफ़ी अलग है, वहाँ के हिसाब से चीज़ें लिखी गई है, या जो वहाँ पे लिखी गई है क्या वो फिजिबल है, या फिर वहाँ के लोग उसको फॉलो कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। यहाँ पे लो कॉन्टेक्स्ट, वहाँ पे क्या है ना, हाई कॉन्टेक्स्ट मतलब क्या, चीज़ें सारी लिखित में लिखी गई, हर चीज़ लिखी गई। लेकिन लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर में कहाँ होती है? जहाँ पे इंफॉर्मेशन, मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन इज कंटेंट एक्सप्लिसिटली इन वर्ड्स। यहाँ पे लिखा नहीं आता, यहाँ पे वर्ड्स में कहा जाता है।
एक सेकंड, एक सेकंड। हेलो। हाँ, ये बोले। हाँ हाँ। अच्छा, तो की बोल तो रैंक में सुतले भी ज़्यादा इधर भगा लेते हैं। चल ठीक है, आ जाइए। तो लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर में क्या, व्हाट इज सेड, जो कहा गया है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट व्हाट इज नॉट सेड। फोकसेज ऑन इंडिविजुअल डेवलपमेंट, यहाँ पे एक हर एक व्यक्तित्व के व्यक्ति के डेवलपमेंट पे बात करते हैं, जिसका एग्जांपल है द यूएस इज एन एग्जांपल, इसका एग्जांपल यूएस है। प्रॉपर तरीके से ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, किसी देश के कल्चर को समझना है, किसी देश के ट्रेडिशन को समझने की बात हो रही। परसेप्शन क्या होती है, परसेप्शन है मान्यता, कि आपके अंदर क्या एबिलिटी है, कि किसी कल्चर को कैसे आप देखते हो, आप किसी कल्चर के बारे में क्या मान्यता मानते हो। एक बात बताओ, अगर आप किसी कल्चर को अच्छे से समझोगे तो आप उसके परसेप्शन जान पाओगे, आपकी मान्यता उसके प्रति अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। लेकिन बिना ज़्यादा जाने आप उसके मिसपर्सीव अ सिचुएशन, मतलब कि आप गलत मान्यता भी निकाल सकते हो। तो एक यही सारी चीज़ें कि भाई परसेप्शंस निकाल लेते हैं लोग, परसेप्शन के आधार पे भी डिसीजन लेते हैं। नाउ टी इज़ अ वेरी इंग्लिश हैबिट। टी क्या है, चाय है अंग्रेजों की आदत, इंग्लिश हैबिट। कॉफ़ी है अमेरिकन की, बट नाइदर आर यूनिवर्सल इन अफ्रीकन अफ्रीकन कल्चर। लेकिन अफ्रीकन कल्चर में ये सब चीज़ें नहीं है। तो उन्होंने देखो कल्चर का कितना इम्पैक्ट रहा यहाँ पे। आज चाय और कॉफ़ी हम पीने की बात करते हैं, जबकि ये हमारे कल्चर में नहीं था। हुँ? तो ये वहाँ का हैबिट है, वहाँ का कल्चर है, जो यहाँ भी अडॉप्ट हो गया। हाउएवर कोका कोला may be acceptable in all three countries with even the same advertising appeal। और जो कोका कोला है वो हर जगह है। तो एक बार बताओ, कोका कोला ने सोचा होगा ना यार, लोग वहाँ पे चाय पीते हैं, वहाँ कॉफ़ी पीते हैं, मैं तो अलग ही बिजनेस लेके चल रहा हूँ। तो वहाँ की हैबिट डेवलप करनी पड़ी होगी, एडवर्टाइज करना होगा, और हर कंट्री में है ये। नाउ कल्चरल यूनिवर्सल्स, कल्चरल यूनिवर्सल्स है टोटल वे ऑफ लाइफ ऑफ एनी ग्रुप ऑफ पीपल। मतलब पूरे किसी ग्रुप ऑफ पीपल की बात हो रही है, किसी ग्रुप की बात हो रही है, वहाँ के पूरे कल्चर की बात हो रही है। दिस इंक्लूड्स एलिमेंट्स सच एज बॉडली एडोमेंट, कोर्टशिप रिचुअल्स, एटिकेट, कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली, गेस्चर्स, जोकिंग, मील टाइम कस्टम, म्यूजिक, पर्सनल नेम्स, स्टेटस डिफरेंशिएशन एंड ट्रेड कस्टम। यहाँ पे कल्चरल यूनिवर्स में सारी चीज़ें आ जाती हैं। आप क्या मान्यता मानते हो, आपके क्या संस्कार हैं, एटिकेट्स क्या है, आप कैसे बात करते हो, कैसे खाते हो, खाने की क्या तरीका है, आपके यहाँ फैमिली का क्या कॉन्सेप्ट। जैसे हमारे यहाँ जॉइंट फैमिली की बात करते हैं, लेकिन आज भी हम हमारी जो सिस्टम है वो जॉइंट फैमिली से सेपरेशन की तरफ जा रही है। जॉइंट फैमिली की वैल्यू नहीं समझ रही है कि जॉइंट फैमिली कितना इम्पोर्टेंट है, जिसमें चाचा चाची ताऊ बड़े पापा छोटे पापा बहुत मतलब होते हैं, दादा दादी। एक जॉइंट फैमिली में मतलब कुछ भी कह सकते हैं कि वहाँ पे अगर टकराव है तो वहाँ पे प्यार भी है। लेकिन आजकल लोग ना टकराना चाहते हैं ना प्यार करना चाहते हैं, उनको बस अलग होना है, अलग रहना है, अकेले ज़िंदगी बितानी है। आजकल अकेले ज़िंदगी बिताने की बात हो गई, चलने लग गई है ज़्यादा, और अकेले ज़िंदगी बिताएंगे अपने मोबाइल के साथ। चलो जी, तो ये सारे के सारे जो हैं वो कल्चरल यूनिवर्सल के एग्जाम्पल है। नाउ एलिमेंट्स ऑफ कल्चर, यार कल्चर में क्या एलिमेंट्स आ जाते हैं ये सब। आप किस भाषा में बात करते हो, किस धर्म को फॉलो करते हो, आपकी क्या मान्यताएं हैं, क्या मैनर्स हैं, क्या क्या संस्कार हैं आपके। जब आप किसी से बात करते हो ना, तो आपने अगर मान लो किसी से अच्छे से बात किया और बुरे से भी बात किया, कैसे भी बात किया, तो आप सिर्फ अपने आप को नहीं दर्शाते, आप अपनी फैमिली को भी दर्शाते हो, आप अपनी सोसाइटी को भी दर्शाते हो, आप अपने संस्कार भी दर्शाते हो।
आप ये मत सोचो कि आपने किसी को गलत बोल दिया तो वो सिर्फ आपके बारे में सोच रहा हाँ ये तो बेकार है, नहीं। वो आपके फैमिली के बारे में भी परसेप्शंस बनाता है, वो आपके सोसाइटी के बारे में परसेप्शंस बनाता है। कोई अच्छे से बात करता है, अच्छा बिहेव रखता है, तो यार वाह कितनी अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, कितने अच्छे सोसाइटी से, कितने अच्छे दोस्त हैं इसके, कितने अच्छे संस्कार हैं इसके। ठीक है, सोशल इंस्टीट्यूशन, मेटेरियल एलिमेंट्स और एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई सब आ जाती है आपके कल्चर में। अब लैंग्वेज का क्या रोल रहता है भैया? लैंग्वेज इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करने में, इन्फॉर्मेशन को शेयर करने में हेल्प करता है। अगर आप लोकल सोसाइटी की लैंग्वेज जानते हो तो ईजिली वहाँ पे कनेक्ट कर पाओगे। अभी जैसे अभी मेरे छोटे भाई का फ़ोन आ गया था तो मैं अपनी लोकल लैंग्वेज में बात कर रहा था। तो कोई बंदा अपनी मदर टंग में बात करेगा तो, और कोई आपको आपकी मदर टंग में बात करने वाला बंदा मिल जाएगा कहीं पे, तो आपको थोड़ा सा कनेक्टेड फील करोगे। लैंग्वेज कैपेबिलिटी इज इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंट इन कंपनी कम्युनिकेशन। अब कंपनी में भी कम्युनिकेशन में लैंग्वेज काम आ रही है। अगर आपको अच्छी इंग्लिश आती है तो आप अच्छे से अमेरिकन लोगों से बात कर पाओगे। लैंग्वेज प्रोवाइड्स मोर देन द एबिलिटी टू कम्युनिकेट बिकॉज इट एक्सटेंड बियॉन्ड मैकेनिक्स टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ कंटेक्स्ट। भैया ये जो किताब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसमें तो लिखी हैं सारी चीज़ें, मैं कुछ अलग थोड़ी ना कर रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको अपना लैंग्वेज यूज़ करते हुए, अपने नॉलेज यूज़ करते हुए इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। जो चीज़ें लिखी गई हैं उसको एक्सप्लेन करने की बात हो रही है। उसको, अब जो चीज़ें किताब में लिखी हुई वो तो बोल बोल के आपको नहीं बताएगी, नहीं समझाएगी। मैं वही रोल कर रहा हूँ कि मैं आपको बोल के और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ लैंग्वेज। बात आती है कल्चरल नॉलेज की। कल्चरल नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है ताकि कल होके आप अपने कल्चर पे प्राउड फील कर पाओ, दूसरे के कल्चर की रिस्पेक्ट कर पाओ। अक्सर कोई दूसरे की कल्चर की रिस्पेक्ट तभी नहीं करते हैं जब या तो उसके बारे में वो जानते नहीं हैं या वो अपने कल्चर के बारे में भी नहीं जानते हैं। एक है इंटरप्रेटिव नॉलेज, जिसको इंटरप्रेट करके, अब मैं जो आपको नॉलेज दे रहा हूँ वो इंटरप्रेटिव नॉलेज है। मैं आपको, मेरे पास या तो ये एबिलिटी है कि मैं आपको समझा सकता हूँ कोई चीज़ कि हाँ यार इसके बारे में ये चीज़ ऐसी होती है। ठीक है, अब कल्चर के तरीके हमने शुरू में देखा था। कल्चर लाइफस्टाइल इंडिविजुअली, जो सिर्फ अपने बारे में, एक अकेला, पावर डिस्टेंस के, अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस और मैस्कुलिनिटी, ये सब छोड़ ही दो, इसको एक्सप्लेन भी नहीं किया जाता इसके बारे में। भाई ये थ्योरी वाला चैप्टर था, मुझे नहीं लगता कि मैंने अपना बेस्ट दिया है इस चैप्टर में, बट होपफुली कुछ ना कुछ तो आपको समझ में आया होगा। और आपका इतना इम्पोर्टेंट टाइम मैंने लिया है तो थोड़ा तो आपका बेनिफिट होना ही चाहिए। तो कुछ समझ में आया हो तो लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेसन नंबर 4 करेंगे और ये है बिजनेस से रिलेटेड चैप्टर। इसमें बिजनेस स्किल्स चाहिए। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।